Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss industrial applications of equilibrium constant. जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ली शैटलियर प्रिंसिपल की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट on the position as well as equilibrium constant of reaction. और ये भी बात हो गई थी कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम पहले कुछ MCQs देखेंगे और उन MCQs को भी बुनियाद बनाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। मैंने यहाँ पर 3 MCQs आपसे डिस्कस करने हैं। पहले इन 3 MCQs पर बात करेंगे और इन 3 MCQs से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे विच विल बी वेरी मच एप्लीकेबल ऑन दी सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, यानी कि हम किस तरह किसी प्रोडक्ट की यील्ड एक रिवर्सिबल रिएक्शन में बढ़ा सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स को, उन कंक्लूजन्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमने लास्ट टाइम हासिल किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर पहले सवाल के हिसाब से बात की जाए तो एक रिएक्शन देखें। रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की वैल्यू -92.46 किलो जूल पर मोल आ रही है। तो ये एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस का। अब सवाल ये है कि इंक्रीज इन प्रेशर विल, सवाल ये है कि प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर क्या चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। हमने सीखा हुआ है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर एक्चुअली जो है वो रिएक्शन पर असर डालता है बाय चेंजिंग नंबर, बाय चेंजिंग वॉल्यूम को चेंज कर। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम को क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया बन रही है, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि बीटा और चार्ली सही नहीं हैं क्योंकि उनमें कहा जा रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और रिएक्शन उस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या रिवर्स इसका नहीं मसला ये है कि जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, जब रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम कम होता है तो रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाता है। तो फिलहाल प्रोडक्ट के मोल्स कम थे इसलिए हम प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गई जी बात। अच्छा, डेल्टा में जो है वो पहले ही आपको इसे नेगेट कर देना चाहिए था विद द वेरी स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो डिपेंड नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसी तरह जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर या कैटालिस्ट के ऊपर, वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, बोथ Kc एंड Kp एज वेल। क्लियर हो गई जी बात। अच्छा, यहाँ पर अब यही इक्वेशन हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेम इक्वेशन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही और सेम इक्वेशन के हवाले से एक और सवाल पूछ लेते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि लोअरिंग टेम्परेचर विल, अच्छा इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। दोनों ही जो चैप्टर्स हैं, दोनों ही जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, उनको रिलेट करने वाला एक सवाल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है कि अमोनिया की सिंथेसिस जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आप वहाँ पर टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा। अच्छा, पहली बात तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ये हमने पढ़ा हुआ है तो ये आपको आना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर पर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है। तो एक बात पक्की हो गई कि यहाँ पर जो अमोनिया है ना वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है जी बात। अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी, ये टर्म जो ना भी हम इसे सिंथेटिक इंपॉर्टेंस में भी देखेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी देखेंगे। हमने क्या वर्ड यूज़ किया, हमने कहा अमोनिया की यील्ड बढ़ जाएगी।
अमोनिया की जो परसेंटेज कंपोजिशन में उसका पार्ट है वो बढ़ जाएगा, अमोनिया की मिकदार ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, डेल्टा में लिखा हुआ है अमोनिया कम हो जाएगी, नहीं ये तो नहीं होने लगा जी, ये पॉसिबल नहीं है। जब हमने कहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर जब आपने किया है तो यहाँ पर अमोनिया की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा ही बननी चाहिए। सही है जनाब। अब यहाँ पर देखें अल्फा ऑप्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, ये सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बीटा ऑप्शन है इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्या अमोनिया के बनने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी? जी नहीं। ये बात ज़रा समझ लें कि जो टेम्परेचर होता है ना, रिएक्शन काइनेटिक्स डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड इट सेज, यहाँ पर हमें पता लगता है रिएक्शन काइनेटिक्स ये कहती है कि जो टेम्परेचर होता है अगर आप वो कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाता है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर है टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर चार्ली ऑप्शन देखें कि टेम्परेचर कम करने से अमोनिया की परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये कम हो जाएगा, ये भी सही है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस जो क्वेश्चन वो क्या बन रहा है, वो चार्ली बन रहा है। और उसमें मल्टीपल दोनों ही बातें जो हैं वो सही साबित हो रही हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो है वो बढ़ रही है और उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम हो रहा है। तो ये बात सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और तो यहाँ से हमने फिर चार्ली ऑप्शन जो है वो टिक कर लिया। जस्ट टू रिमूव एनी एम्बिग्विटी, यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है उसे मॉडिफाई कर दिया है ताकि बिल्कुल कोई भी डाउट आपके जहन में ना रहे। तो इंक्रीज को हमने यहाँ पे डिक्रीज से जो है रिप्लेस कर दिया है ताकि आप बिल्कुल इस हिसाब से क्लियर हों कि ये ऑप्शन जो है ये हर हिसाब से सही है और अल्फा ऑप्शन के सही होने का कोई भी इम्कान नहीं है। तो एम्बिग्विटी जो है उसमें हमने नहीं पढ़ना बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन हो तो फिर क्या करना है। वैसे मैंने जनरली बता दिया कि जो मोस्ट रेलेवेंट आपको लग रहा हो आप उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चांसेस पर नहीं जा रहे। हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है अल्फा उसे चेंज कर दिया है, उसे ज़्यादा ऑब्वियस ऑप्शन में चेंज कर दिया है बिकॉज वी वांट टू कन्वे द आइडिया। आपको परेशान नहीं करना चाह रहे बल्कि आपको सही इन्फॉर्मेशन किस तरह डिड्यूस करनी है उस पर गाइड करना हमारा मकसद था। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल देख लेते हैं और इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3, यहाँ पर डेल्टा H जो है उसकी वैल्यू भी माइनस में है, अप्रॉक्सीमेटली 192 किलो जाउल पर मोल है यहाँ वैल्यू। ओके, द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 आर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि SO3 ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम रखना चाहिए। टेम्परेचर आप कम रखेंगे, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो दो रास्ते यहाँ नज़र आ रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो बात बन सकती है। ऐसा एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ बीटा ऑप्शन में, टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी यील्ड बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाने से भी रिएक्शन टुवर्ड्स राइट तरफ जाएगा, यानी कि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है उस तरफ जाएगा। तो इसलिए बीटा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। अच्छा, एक बात अब यहाँ पर समझने वाली ऐसी भी है कि मैंने जो भी एग्जांपल्स कोट की हैं ना वो जानबूझकर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाली कोट की हैं, क्योंकि हमारी अगली बात इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हवाले से ही है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हवाले से मैंने पर्टिकुलर एम्फेसिस जो है वो देना है नाइट्रोजन से अमोनिया की तैयारी पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन से अमोनिया की तैयारी। तो इसे हम कह सकते हैं हाबर्स प्रोसेस। अच्छा, हाबर्स प्रोसेस जो है ना, इसके बारे में पहले हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। उसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलते हैं और बनाते हैं 2
NH3। अमोनिया की सिंथेसिस के लिए दो तरह के रास्ते यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले रास्ते को हम नाम देते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड। ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड जो है वो कब हासिल होगी। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड अमोनिया की अगर आप हासिल करना चाहते हैं इस रिएक्शन के लिए, जिसकी फर्दर डिटेल ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम यील्ड हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको करना ये चाहिए कि आपको नंबर 1 टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, नंबर 2 प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, नंबर 3 कंटिन्यूअस विदड्रॉल ऑफ अमोनिया करनी चाहिए, क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट को मुसलसल विदड्रॉ करेंगे तो फिर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनता जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम है। टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो फेवर होते हैं लो टेम्परेचर पर। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और अमोनिया के हवाले से, जो कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया आपको देंगी। लेकिन इंडस्ट्री में, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर बात की कि इंडस्ट्री में हमारे लिए सिर्फ यील्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं दूसरी कंडीशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कॉम्प्रोमाइज किया जाता है यील्ड को टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। उन्हें मैं कह देता हूँ कंडीशंस इन इंडस्ट्री, या फिर उनका ज़्यादा अच्छा नाम रखा जा सकता है ऑप्टिमम कंडीशंस। अच्छा, ऑप्टिमम कंडीशंस जो होती हैं उनके अंदर मैं नाम लिख लेता हूँ, ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर मैं नाम लिख लेता हूँ कि हम टेम्परेचर जो है वो अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं 200 टू 300 एटमॉस्फेयर्स का। और यहाँ पर आप एक कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, आयरन है, और आयरन के ऊपर आप जो है से मैग्नीशियम ऑक्साइड है या क्रोमियम ऑक्साइड है, इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप कहते हैं रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड्स हैं या आपके पास ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड हैं, उन्हें आयरन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। टेम्परेचर रिलेटिवली यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यील्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सही है जनाब, यील्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन को ज़्यादा करना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में नीड बहुत ज़्यादा है अमोनिया की। इस प्रोसेस की अगर मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ, और बात चल रही है इसकी इम्पॉर्टेंस की, तो इस प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस में आप ये कहेंगे कि दुनिया में जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है उसमें से 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में या नाइट्रेट्स वगैरह में तब्दील करना, वो यहाँ से इस प्रोसेस के ज़रिए हो रही है, हाबर्स प्रोसेस से। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बनता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उसमें 35% अमोनिया होती है बाय वॉल्यूम। ठीक है जी बात। और ये जो 13% नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन दुनिया की हो रही है, इससे जो अमोनिया बन रही है उसका 80% पार्ट जो है वो इस्तेमाल होता है टू मेक फर्टिलाइज़र्स। और फर्टिलाइज़र्स में बड़े मशहूर फर्टिलाइज़र जो हैं वो हम यहाँ बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, जिसे DAP भी कहते हैं, और साथ साथ यूरिया तो है ही। तो ये इस प्रोसेस की डिटेल हो गई। इससे मिलता जुलता ही जिस तरह हाबर्स प्रोसेस है, उसी तरह एक और प्रोसेस भी है, उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगेन वो भी इंडस्ट्री के लिए अहम है। और उस प्रोसेस को अगर मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम कम से कम नाम लिए बगैर तो आगे नहीं जाएंगे। और वो प्रोसेस है
कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसकी डिटेल मैंने वैसे आपसे मेंशन कर ली है, जिक्र कर ली है, और उसके बारे में एक सवाल के ज़रिए भी आपको अभी समझाया है कि वहाँ पर हमारे पास होते हैं SO2 और O2, वो मिलते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए SO3 बनाते हैं। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में 192 किलो जूल पर मोल के करीब जाना वो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है। यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है वो बनाएं, तो फिर आपको वही कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड लगानी पड़ेंगी जो कि आपने यहाँ पर ट्राई की थी हाबर प्रोसेस में। सेम अगेन क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की हालात वही हैं जो कि पहले थे, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कम है, वहाँ प्रोडक्ट के मोल कम थे। वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए आप टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और मुसलसल जो SO3 है उसे विदड्रॉ करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि ये जो सवाल आपने पहले से हल किया हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई है। ली-चैटली प्रिंसिपल के मुताबिक कि जब भी आपने मैक्सिमम यील्ड हासिल करनी हो इस तरह के रिएक्शन में जिसमें प्रोडक्ट के मोल कम हैं, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो हमेशा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आपको पता है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते हैं, इधर टेम्परेचर अगेन 450 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है और यहाँ पर आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं विनेडियम पेंटाऑक्साइड। विनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट इस्तेमाल हो जाता है। देखकर यहाँ पर यही लग रहा है कि यहाँ पर हमें हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, जैसा कि किसी भी प्रोसेस में लगाना चाहिए है, ताकि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है बढ़ाई जा सके। ऐसे रिएक्शंस में जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अलबत्ता ये दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें एक्चुअल में जो काम किया जाता है, एक्चुअल में यहाँ पर किया ये जाता है कि वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एयर। हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ताकि हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएं, और जब हम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें प्रेशर उस तरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर रखकर भी काम चलाया जाता है। फर्दर मोर एक्चुअल में ये किया जाता है कि जब ये प्रोसेस करवाया गया है तो पहले स्टेप में टेम्परेचर 450 पर या 400 to 500 की रेंज में नहीं लाया जाता, बल्कि पहले इनिशियली यहाँ पर हम कह लेते हैं 0 पॉइंट पर जाना तकरीबन 650 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाकर फिर आप रिएक्शन मिक्सर को कूल डाउन करते हैं बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो आप विनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही हो गई जनाब बात। और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यूज़ जो हैं वो 192 मैंने मेंशन की हैं, लिटरेचर्स में 198 भी हो सकती हैं, 194 भी हो सकती हैं। तो इस रेंज में एक्चुअल वैल्यू का हमें इतना कंसर्न नहीं है, तो आप जो भी लिटरेचर फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। 2 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखने के बाद अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं और हम बात करेंगे आज फिर कॉमन आयन इफेक्ट की। अच्छा, कॉमन आयन इफ़ेक्ट जो है ना, इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इससे रेलेवेंट जो फिर MCQs होंगे हमारे उनको भी बेहतर अंडरस्टैंड करें। और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है बफर सॉल्यूशंस पर, उस पर भी आपकी जो है कमांड बन जाए। कॉमन आयन इफ़ेक्ट को आप इस तरह समझें कि आपके पास मौजूद है एक सोडियम क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और सोडियम क्लोराइड जो है उससे बन रहे हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अच्छा, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट सोडियम क्लोराइड इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लेकिन अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करेगा। जस्ट इमेजिन दिस इज ए सॉल्यूशन विद ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं। अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर बाहर से ऐड कर दिया एक इस सॉल्यूशन के अंदर HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है, इससे बने H पॉजिटिव और Cl माइनस। इनडायरेक्टली हुआ ये है, अगर मैं यहाँ पर Kc की वैल्यू लिखूं फॉर NaCl तो वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह हो जाएगी। अच्छा, आपने जब बाहर से HCl ऐड किया तो इनडायरेक्टली यू हैव एडेड क्लोराइड आयंस इन सॉल्यूशन।
जब आपने सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस डाल दिए हैं तो क्लोराइड आयंस आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, वो सोडियम क्लोराइड के टूटने का एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि आपने एक्चुअल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। जब आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो Kc का जवाब चेंज हो सकता है, लेकिन Kc इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। तो अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन मिक्सर में तो रिएक्शन मिक्सर कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड पर चला जाता है, रिएक्टेंट की साइड पर चला जाता है लागे फजल से। तो जब ये राइट से लेफ्ट पर जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या है, वो है अनडिसोसिएटेड सोडियम क्लोराइड, वो है जी अनडिसोसिएटेड सोडियम क्लोराइड। तो आपको देखने को मिलेगा कि when a strong electrolyte is added to a solution of weak electrolyte with a common ion, the ionization of weak electrolyte is suppressed. वीक इलेक्ट्रोलाइट आयन बनाना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल के एन मुताबिक फैसले हो रहे हैं। तो यू कैन से, आप डेफिनेटली फिर इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और यहाँ पर हमने देखा क्या कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद ए कॉमन आयन, इनडायरेक्टली यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच अलाउज द रिएक्शन टू मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डिसोसिएटेड फॉर्म से अनडिसोसिएटेड फॉर्म ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके जी, अच्छे तरीके से उम्मीद है ये बात मैंने आप तक पहुंचा दी कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अच्छा, अब कॉमन आयन इफेक्ट जो है ना, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग विद 3 ऑफ देम। पहला फ़ायदा अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट का प्रायर टू गोइंग टूवर्ड्स दी MCQ पोर्शन, तो पहला फ़ायदा ये हो सकता है कि दुनिया में ना जो साइंसेस के अंदर ग्रुप्स जो हैं मुख्तलिफ रेडिकल्स के बनाए जाते हैं। पॉजिटिव आयंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स विच आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स जो है ना उनके 6 ग्रुप हैं, फर्स्ट टू 6th। उनमें जो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए HCl और H2S इस्तेमाल किया जाता है। HCl और H2S के मिक्सर के अंदर इस तरह काम होता है कि HCl इससे बनते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, जबकि H2S से बनते हैं हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन। अच्छा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसकी आयनाइजेशन को सप्रेस करता है। सॉल्यूशन में बहुत ही कम सल्फाइड आयन होते हैं। दीज सल्फाइड आयन्स आर कैपेबल ऑफ identification of second group basic radicals। second group basic radicals जो हैं उनको ये सल्फाइड आयंस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑन द सिमिलर बेसिस, बिल्कुल इसी बुनियाद पर, अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उससे बनते हैं अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और एक और हो अमोनियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उससे बनते हैं अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है? कॉमन आयन है अमोनियम। तो अमोनियम क्लोराइड जब डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। सॉल्यूशन में बहुत थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएंगे, और ये थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयंस आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स। क्लियर हो गई जी बात। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक और बड़ी ही उम्दा एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट वो है बफर सॉल्यूशंस।
बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या हैं, वो एप्लीकेशंस हैं ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। उसके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिक्स करते हैं, कॉमन आयन होता है दोनों के दरमियान में, और वो मिलकर बना देते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन विच रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने ये मेन फ्रेमवर्क जो है कॉमन आयन इफेक्ट का देखा। कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से चलें पहले कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये पूछा जा रहा है कि जस्ट इमेजिन यू हैव ए रिएक्शन लाइक दिस, जिसमें एसिटिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और बना रहा है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि इफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added, what change is observed? तो यहाँ पर अगर हम HCl ऐड कर दें इस रिएक्शन मिक्सचर में जिसमें एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना रहा है, तो हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा? डेफिनेटली जब आप HCl ऐड करेंगे, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के मुताबिक जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉमन आयन होने की वजह से, यहाँ पर दोनों में कॉमन आयन है, हाइड्रोजन आयन एक जैसा आयन है, तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देता है, उसके आयंस बनने की सलाहियत को कम कर देता है। कौन कौन से आयंस बन रहे हैं? एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो एसीटेट आयन यहाँ पर जो है हमारा मौजूए बहस हैं अल्फा और चार्ली ऑप्शन में। एक बात तो पक्की है, आपको पक्का ही पता होगा कि केसी पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता कंसंट्रेशन चेंज का, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो फिर यहाँ पर या तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी जो कि हमें लग नहीं रहा, या फिर वो डिक्रीज करेगी जो कि सही हो सकता है, क्योंकि HCl की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सप्रेस होगी और वो वापस एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे बाय रिएक्टिंग विद एसीटेट आयन। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एडवांस लेवल का एक सवाल देख लेते हैं। और सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ए कॉमन आयन विद HCl। तो यहाँ पर 4 स्पीशीज हैं, इनमें से किसके अंदर HCl के साथ कोई भी कॉमन आयन नहीं है, यानी कि ना पॉजिटिव आयन कॉमन आ रहा है ना नेगेटिव आयन कॉमन आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, जबकि इनमें से किसी में हाइड्रोजन नहीं है, तो पॉजिटिव आयन तो किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। लेकिन नेगेटिव आयन क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में भी है, लिथियम क्लोराइड में भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी है। अलबत्ता पोटाशियम क्लोरेट में ClO3 एक ही स्पीशी है, इसे क्लोरेट आयन कहते हैं। इट इज नोन एज क्लोरेट आयन। ये क्लोराइड आयन नहीं है, इट इज ए रेडिकल, और ये क्लोराइड आयन जैसा नहीं है, इसमें कोई कॉमन आयन नज़र नहीं आ रहा हमें। तो यहाँ आप कहेंगे कि इट लैक्स ए कॉमन आयन विद HCl। क्लियर हो गई जी बात? आगे चल पड़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है, और अब की बारी सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर विद at least one common ion। यहाँ पर मिक्सर दिए हुए हैं और आपने बताना यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक भी कॉमन आयन जो है वो मौजूद नहीं है। तो आप देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अमोनियम जो है वो कॉमन है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इसमें एसीटेट जो है वो कॉमन है। पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोरेट में क्लोराइड और क्लोरेट तो कॉमन नहीं है, लेकिन पोटाशियम जो है वो कॉमन है। जबकि सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्राइट, यहाँ पे कैटाइन भी डिफरेंट हैं लाइक सोडियम और पोटाशियम, और एनाइन भी डिफरेंट है नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक भी कॉमन आयन जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर एक और सवाल देख लेते हैं। अब ज़रा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम एक लेकर आए हैं कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से समझने के लिए, और इस आइडिया को बार बार हम ना प्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, क्योंकि ये जो है ना बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। लोग इसको अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पेपर में आ जाए तो गलत कर देते हैं।
सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर लेते हैं इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयन। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन आयन डालने से इफेक्ट नहीं होती? क्या कॉमन आयन डालने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होती? बिल्कुल अफेक्ट होती है। अगर एक रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि एसिटिक एसिड और उससे आयन बन रहे थे, जो आपने कॉमन आयन डाला, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। क्या फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड स्पीशी जो है वो अफेक्ट नहीं होती? बिल्कुल होती है। जो कॉमन आयन है उसकी वजह से आयन्स बनने का अमल स्लो हो जाता है और अनडिसोसिएटेड स्पीशी जो है वो ज्यादा हो जाती है। यूजुअली जो अनडिसोसिएटेड स्पीशी है वो रिएक्टेंट ही होती है, तो हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट भी अफेक्ट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा और इससे पहले भी मैं कहता रहा हूं बार बार कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कॉमन आयन डालने का। सही है जी, कॉमन आयन डालने का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप यहां पर टिक कर देंगे कि हेयर द राइट आंसर इज डेल्टा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है जनाब, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, जिसमें हमने ली-चैटली प्रिंसिपल को अप्लाई किया। नेक्स्ट टाइम हमारा काम होगा कि हम बफर सॉल्यूशंस को देखें और एज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट भी देखें, एज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखें, एज एन एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटली प्रिंसिपल भी देखें, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की बात करें, जिसके साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का ये हिस्सा मुकम्मल होगा और फिर उसके टेस्ट के हवाले से बात इंशाल्लाह होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, take very good care of yourself. Thank you so much. Assalamu alaikum.